हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आपका स्वागत है। हम 12th अकाउंटेंसी में क्वेश्चन बैंक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है और यूनिट सेकंड स्टार्ट की है। और यूनिट सेकंड में हमने करीब 4-5 क्वेश्चन किए हैं। यूनिट सेकंड 12th अकाउंटेंसी में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से रिलेटेड, साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें, जो कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज हम उसी यूनिट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम हल करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें साझेदार के प्रवेश, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न बैंक है आप लोगों ने देख ली होगी। तो 20, 21, 22, 23 यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 मतलब 24 नंबर जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मोनू और सोनू 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। फर्म की संपत्ति और दायित्व हैं देनदार 2000, कंद 5000, भवन 8000 और लेनदार 8000। तीनों के प्रवेश पर निश्चित हुआ कि भवन के मूल्य में 1100 की वृद्धि की जाए, देनदारों पर 3% डूबत ऋण संचिति की जाए, लेनदारों पर 2% की कटौती का प्रावधान किया जाए। कंद का मूल्य 5800 आंका गया। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम ही है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर या नए साझेदार के प्रवेश पर जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन खाते का एक रूल है। उसके डेबिट साइड में संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी और दायित्व के मूल्य में होने वाली वृद्धि को लिखा जाता है, और पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि और दायित्व के मूल्य में होने वाली जो कमी है इसको लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट पक्ष हानि वाला पक्ष है और पुनर्मूल्यांकन खाते का क्रेडिट पक्ष जो है लाभ वाला पक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने तीनों के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता हम बना रहे हैं, और इस कंडीशन में तीनों के प्रवेश होने पर फर्म की संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन को हमें पुनर्मूल्यांकन खाते में दर्शाना है। तो यहाँ पर परिवर्तन किसमें किसमें दिखाई दे रहा है? तो भवन के मूल्य में वृद्धि है, 1100 रुपए की वृद्धि हुई, मतलब हमें पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखना है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि क्रेडिट में, और संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है वो डेबिट में। तो भवन के मूल्य में 1100 की वृद्धि हुई। फिर देनदारों पर 3% डूबत ऋण संचय। देनदार कितने रुपए के हैं? 2000 रुपए के हैं, और 2000 रुपए के ऊपर 3% की डूबत ऋण संचिति मतलब 60 रुपए। ठीक है, तो ये 60 रुपए की संचिति हमें बनाना है। मतलब डूबत ऋण संचिति दायित्व है और दायित्व में वृद्धि होना ये किधर जाएगा? ये एक प्रकार की हानि है और इसे हम डेबिट में लिखेंगे। फिर है लेनदारों पर 2% कटौती का प्रावधान। भाई, लेनदार दायित्व है और उसमें कमी होना ये फर्म के लिए लाभ है और ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो हमारे लेनदार है 8000 के, 8000 का जो 2% है वो 160 रुपए हम क्रेडिट में लिखेंगे। स्टॉक का मूल्य 5800 कहा गया। अब स्टॉक यहाँ 5000 है और अब उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया 5800, मतलब 800 रुपए स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हुई। स्टॉक भी संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना फर्म के लिए लाभ होता है और उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। चलिए, पुनर्मूल्यांकन खाता हमें बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें दो पक्ष होंगे। तो अकाउंट में तो दो ही पक्ष हैं, डेबिट और एक क्रेडिट। लेकिन डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या लिखना है? तो डेबिट में जितनी भी हानि है वह, और क्रेडिट में जितना भी लाभ है वो लिखेंगे। अब यदि लाभ वाला पक्ष बड़ा रहा तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होगा, और यदि हानि वाला पक्ष बड़ा रहा तो पुनर्मूल्यांकन पर हानि होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता।
ठीक है, ये बन गया हमारा अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हमारे लिए इस प्रश्न के अंदर जो दिया है वो क्या दिया है, भवन के मूल्य में 1100 की वृद्धि। तो संपत्ति है, भवन क्या है, संपत्ति है, और उसमें 1100 की वृद्धि को हमने लिखा पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में। उसके बाद है देनदारों पर 3% डूबत ऋण संचय करना है, तो 2 PDR मतलब बैड डेट रिजर्व। हमारे जो देनदार हैं वो देनदार कितने के हैं, 2000 रुपए के देनदार हैं, और 2000 रुपए के देनदारों के ऊपर हमें 3% डूबत ऋण संचय बनाना है। तो हमारे जो देनदार हैं वो कितने के हैं, 2000, और 2000 रुपए का 3% हमें डूबत ऋण संचिति बनाना है, कितना बनेगा, 60 रुपए। तो डूबत ऋण संचिति हमारी बन गई 60 रुपए। इसके बाद में लेनदारों पर 2% कटौती का प्रावधान है, तो लेनदारों के लिए प्रावधान है, कितने परसेंट है ये, 2%। और लेनदार हमारे कितने रुपए के हैं, लेनदार है 8000 रुपए के, तो 8000 रुपए का 2%, 80 दूनी 160, दिया जाएगा 160 रुपए। इसके बाद में दिया है स्टॉक का मूल्य 5800 आका गया, तो स्टॉक के मूल्य में 800 रुपए की वृद्धि हुई, तो स्टॉक हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग 5000 का है, और जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो उसका मूल्य 5800 हो गया। इसका मतलब 800 रुपए की वृद्धि हो गई, तो 800 रुपए हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट पक्ष में लिख दिया। बस यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर देंगे, और जो बैलेंस आएगा वो लाभ होगा या फिर हानि होगी। क्रेडिट पक्ष 11/12/2060, क्रेडिट पक्ष दिया है 2060, और डेबिट पक्ष है केवल 60। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हो गया, टू प्रॉफिट कितना है, 2000। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, मोनू और सोनू, मोनू और सोनू। अब ये किस रेशो में बटेगा, तो इनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। तो जो मोनू है, मोनू को कितना मिलेगा, 2000 गुणित 2/3, 18, 666.6 गुणित 2, 2×6=12, 2×12 और 1 13, 1333 रुपए। इसके हिस्से में आ रहा है, मोनू के हिस्से में आ रहा है 1333 रुपए। इसी प्रकार से हम सोनू का निकालेंगे, तो सोनू का आएगा 2000 गुणित 1/3, ये 666.6, मतलब इसको हम 667 रुपए बना सकते हैं। 666.6 है, तो 6 के बाद में हम इसको 0.5 से ऊपर है, इसलिए उसको हम 6 को 7 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13, 6, 19 और 1, 20, 2000 रुपये वो हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना था, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, ये 24 था,
अब 25 नंबर का दिया है, लव और कुश एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे भविष्य में लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। ये पुराना और नया। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 रुपये किया गया। उपरोक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक नकल प्रविष्टि कीजिए। हमें यहाँ पर उनके बीच में ख्याति के संबंध में समायोजन प्रविष्टि करना है, तो कर लेते हैं। ख्याति के संबंध में समायोजन प्रविष्टि हमें करना है। तो लव और कुश एक फर्म में साझेदार हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। कौन सा क्वेश्चन है? 25 नंबर। ठीक, तो लव और कुश ये दो पार्टनर हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात है 3:2 है और ये है पुराना। भविष्य में वो अपना लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा उनका नया। पुराना अनुपात और नया अनुपात। ठीक है, ये दो जानकारी हमारे लिए दी गई है और ऐसी कंडीशन में उनकी जो ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 रुपये किया गया। जो ख्याति है इस समय 1,20,000 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पुराना 3:2 था, नया बराबर बराबर हो गया। इसका मतलब एक साझेदार त्याग करेगा, दूसरा साझेदार प्राप्त करेगा। तो ख्याति जो फर्म की है इसमें जितना अंतर आएगा उनके जो त्याग और प्राप्ति हम पहले निकालेंगे। यहाँ पर त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालेंगे, तो हम फार्मूला लगाते हैं त्याग अनुपात का। तो त्याग अनुपात का फार्मूला क्या है? पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। ठीक है, लव पुराना कितना है? 3/5। नया कितना है? 1/2। उसका पुराना कितना है? 2/5। नया है 1/2। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 चला गया मतलब 1/10। ये क्या आया? त्याग। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था जो आसानी से घट जाए, आपने जो फॉर्मूला लगाया है उसके अनुसार जो सिंपल रूप में घट जाएगा वो आपका उस फॉर्मूले में जो आप जानना चाह रहे हैं वो होगा। आपने त्याग अनुपात का फॉर्मूला लगाया, पुराने में से नया घट गया तो ये आपका त्याग आ गया। दूसरे में देखते हैं हम 10, 2 दूनी 4, 5। अब यहाँ पर 4 में से 5 नहीं घट रहा है, इसका मतलब आपका नया अनुपात बड़ा है, पुराना कम है। तो नए में से पुराना घटता है तो क्या होता है? प्राप्ति होती है। तो ये 1/10 क्या होगी? ये प्राप्ति होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से जो लव है उसको 1/10 हिस्सा त्याग करना पड़ रहा है, मतलब उसको नुकसान हो रहा है, और जो कुश है उसका 1/10 हिस्सा बढ़ रहा है, उसको वो प्राप्त कर रहा है। अब जो फर्म की जो ख्याति है 1,80,000 रुपये, तो 1,20,000 सॉरी। तो ये जो फर्म की जो ख्याति है कितनी है? फर्म की ख्याति 1,20,000 रुपये। अब यहाँ पर 1,10 हिस्सा जो त्याग कर रहा है, तो 1/10 हिस्सा कितना होगा त्याग करने वाले का? एक 1,20,000 गुणित 1/10 मतलब 12,000। ये जो 12,000 है लव जो है
1/10 हिस्सा त्याग कर रहा है तो उसके द्वारा उसको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो त्याग करने वाले को नुकसान हो रहा है और प्राप्त करने वाले को 1/10 हिस्सा मिल रहा है। तो जो ख्याति 1,20,000 रुपये अभी तक उन्होंने बना के रखी है, फर्म की जो गुडविल है, तो उसमें उसका हिस्सा लव का कितना आ रहा है 12,000, मतलब त्याग वाले हिस्सा, मतलब 12,000 रुपये उसके द्वारा लव को दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सिंपल जर्नल प्रविष्टि क्या होगी वो देख लेते हैं। सिंपल जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? जनरल प्रविष्टि होगी, एक ही जनरल प्रविष्टि होगी और वो होगी त्याग करने वाले के खाते में जमा होगा। ये आएगा उसका पूंजी खाता डेबिट 12,000, लव के पूंजी खाते से अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी ख्याति के समायोजन वाली बात आएगी, त्याग और प्राप्ति वाली बात आएगी, तो त्याग करने वाला साझेदार हमेशा क्रेडिट होगा और प्राप्त करने वाला साझेदार हमेशा डेबिट होगा। वो चाहे प्रवेश हो, अवकाश ग्रहण हो या लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो। तो यहाँ पर लव के द्वारा त्याग किया जा रहा है, तो ये 12,000 रुपये का जो त्याग है वो किसके द्वारा उसको दिया जाएगा? कुश के द्वारा दिया जाएगा, और इसलिए कुश का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और लव का पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम इसको अंग्रेजी में भी करेंगे तो क्या होगा? कुश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लव्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल एडजस्ट, गुडविल का हमने समायोजन कर दिया। ठीक है, हिंदी में भी हमने जनरल प्रविष्टि कर ली और अंग्रेजी में भी कर ली। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अमर, अकबर और एंथोनी ये एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-3-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने लाभ हानि को 5-4-3 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। पहले 4-3-1 था, अब उन्होंने 5-4-3 कर दिया। ठीक है, अब इस स्थिति में लाभ हानि खाते में 1,20,000 रुपये और सामान्य संचय खाते में 60,000 रुपये का शेष था। जिस दिन फर्म का पुनर्गठन हो रहा है, मतलब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, उस दिन उनका पुराना लाभ और संचय वो है। संचय एवं लाभ हानि खाते को बंद करने के बजाय समायोजन प्रविष्टि करने का निश्चय किया गया। जैसे अभी हमने ख्याति खाता बंद करने के बजाय उस ख्याति का समायोजन हमने कर लिया, इसी प्रकार से यहाँ पर ये लाभ हानि को पूरी तरह से उनके बीच में बांटने के बजाय हमें यहाँ पर क्या करना है? एक समायोजन प्रविष्टि करना है। तो कर लेते हैं हम समायोजन प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले तो हमें यहां पर लिखना है 26 नंबर, तो अमर, अकबर और एंथोनी। ठीक है, ये 3 पार्टनर है और अमर, अकबर, एंथोनी का जो पुराना है अनुपात है 4-3-1। पुराना अनुपात मतलब ये उनका ओल्ड रेशो हो गया। ठीक, इसके बाद उन्होंने भविष्य में अपना लाभ विभाजन 5-4-3 कर लिया। 5-4-3 ये हो गया उनका नया अनुपात हो गया।
ठीक है, ये जानकारी तो प्रश्न के अंदर दी गई है। अब जिस दिन फर्म का पुनर्गठन हुआ उसी दिन लाभानी खाते में 1,20,000 है, मतलब उनके पास लाभ हानि का शेष 1,20,000 और जो सामान्य संचय है वो है 60,000। अब हमें यदि इनको बंद करना हो तो इसका मतलब इस लाभ हानि को हमें साझेदारों के बीच में बांट देना है। तो क्या होगा, लाभ हानि खाता डेबिट अमर के पूंजी खाते से, अकबर के पूंजी खाते से, एंथोनी की पूंजी खाते से, और इस लाभ हानि को हम उनके पुराने अनुपात में बांट देंगे। इसी प्रकार से सामान्य संचय खाते को बंद करना हो तो सामान्य संचय खाता डेबिट अमर के पूंजी खाते से, अकबर के पूंजी खाते से, एंथोनी के पूंजी खाते से, और 60,000 को 4-3-1 में हम बांट देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में यह बताया गया है कि इन खातों को आपको बंद नहीं करना है और उनका पुराना और नए अनुपात का जो त्याग और प्राप्ति आएगा उसके अकॉर्डिंग इन खातों को समायोजित करना है, जैसे अभी हमने ख्याति का समायोजन किया था। ठीक है, तो यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं, त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे त्याग अनुपात का। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, पुराना ऋण नया। तो इससे हमें त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात दोनों पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो साझेदार है वो हमारा है अमर। अमर का पुराना कितना है, 4/8 ऋण नया कितना है, 5/12, 4 3 7 और 1 8, 5 4 9 3 12। ठीक है, इसी प्रकार से हम अकबर का लिखेंगे। तो अकबर का पुराना है 3/8, नया है 4/12। फिर है एंथोनी, तो एंथोनी का है 1/8 ऋण 3/12। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें त्याग और प्राप्ति अनुपात पता चल जाएगा। अब 8 और 12 इसका एलसीएम 12 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 12 जो है 8 से नहीं कटने वाला है। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत 84, 12 अठी 96, 96 रुपए, ये उनका एलसीएम आ गया। अब इसको करेंगे 12 12 चौक 48 ऋण 8 पंजे 40। इसी प्रकार से 12 36, 12 दूनी 24, 12 36, 8 चौको 32, और इसी प्रकार से इसका आएगा 12 एकम 12 और 8 तिया 24। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि जो आसानी से घट जाएगा, हमने फॉर्मूला लगाया त्याग अनुपात का, मतलब पुराने में से नया घट जाना चाहिए, तो वो होगा त्याग। 48 में से 40 घट रहा है, 8/96, ये क्या आ गया, त्याग। 36 में से 32 ये भी घट रहा है, ये क्या हो गया, त्याग। 12 में से 24 घट नहीं रहा है, इसका मतलब जो नहीं घट रहा है आसानी से वो होगा प्राप्ति। तो 12/96 ये क्या होगा, प्राप्ति। अब यदि आप देखोगे तो जितना त्याग होगा उतनी ही प्राप्ति होना चाहिए। तो 8 और 4 12, ये त्याग है, तो 12 क्या हो गया, प्राप्ति होगी। ठीक है, अब यहां पर हमें लाभ हानि खाते का शेष और सामान्य संचय 1,20,000 और 60,000 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 1,80,000 रुपए। ये 1,80,000 रुपए को हमें इनके बीच में समायोजित कर देना है। तो अमर को और अकबर को 8 और 4 ये हिस्सा मिलना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको ऊपर ले जाते हैं। चलिए यहाँ पहले मैं इसको बांट देता हूं। तो अमर कितना हुआ, 1,80,000 गुणित कितना त्याग कर रहा है, 8/96,
ठीक, अब इसको यदि हम काटेंगे तो कितना होगा, 8 से हमने इसको काटा, 12 बार, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15,000 आया। ठीक है, इसी प्रकार से जो अकबर है 1,80,000 गुणित 4/96, 4 से कट गया, 4 एकम 4, नहीं 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16, 24 बार कट गया। अब ये 12 दूनी 24 और 12 से ये 15,000 बार कट गया, और इसको फिर हमने काटा तो ये 7,500 बार कट गया। ठीक है, तो 15,000 और 7,500, और ये टोटल हम यदि करेंगे तो 15 और 7 22,500। अब ये जो हिस्सा है ये एंथोनी इतना प्राप्त कर रहा है, और प्राप्त करने वाला इनको देगा। ये जो 22,500 आया एंथोनी का आना चाहिए 12/96, 12 8 96, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आ गया 22,500 ये, और ये 22,500। मतलब दोनों का जो त्याग है 22,500 एंथोनी की प्राप्ति के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो बताया था कि त्याग करने वाले साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट होगा और प्राप्त करने वाले साझेदार का पूंजी खाता डेबिट होगा। तो यहाँ पर जो जनरल प्रविष्टि है वो जनरल प्रविष्टि क्या हो जाएगी, जनरल प्रविष्टि ये हो जाएगी हमारी, सिंपल से जनरल प्रविष्टि होगी, एंथोनी का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। एंथोनी का पूंजी खाता डेबिट, कितने रुपए से, 22,500 रुपए से, मतलब एंथोनी देने वाला हो गया। और क्रेडिट कौन होगा, अमर के पूंजी खाते से, अमर के पूंजी खाते से कितना, अमर को 15,000 रुपए दिया जाएगा, और अकबर के पूंजी खाते से 7,500। ठीक है, समरी आएगी, लाभ हानि व सामान्य संचय का समायोजन, लाभ हानि और सामान्य संचय का हमने क्या कर लिया, समायोजन कर दिया गया। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से और देख लो, ये 3 पार्टनर हैं, अमर, अकबर, एंथोनी, उनका पुराना और ये नया। अब लाभ हानि का शेष 1,20 और सामान्य संचय 60,000। अब इस प्रश्न में ये कहा गया है कि इनको बंद करने के बजाय जो त्याग और प्राप्ति आएगा उसके अनुपात में उनको समायोजित कर लिया जाए। तो हमने त्याग और प्राप्ति निकाल लिया, अमर, अकबर, एंथोनी का त्याग, तो अमर का त्याग 8/96, अकबर का त्याग 4/96 और एंथोनी का त्याग 12/96। अब इस अनुपात में अब ये जो दोनों हो रहा है 1,80,000, तो 1,80,000 का हमने त्याग 8/96 किसका आ गया, अमर का 15,000, ये 7,500, और एंथोनी ने प्राप्त किया है कितना, 22,500, इन दोनों को जोड़ा तो 22,500 और ये, तो त्याग बराबर प्राप्ति हो रही है। तो हमें मालूम है त्याग करने वाला क्रेडिट होता है और प्राप्त करने वाला डेबिट होता है। तो एंथोनी प्राप्त करने वाला डेबिट हो गया 22,500 से, ये 22,500 देगा किसको, अमर और अकबर को, कितना कितना देगा, 15,000 और 7,500। बस ये एक एंट्री करने के लिए हमें ये इतनी बड़ी जो वर्किंग नोट जो है ये हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो 26 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 27। आधा इधर आधा उधर है, 27 वाला देख लेते हैं। अरुण और वरुण साझेदार है जिनकी पूंजी 8,000 और 4,000 है। वे तरुण को इस शर्त पर साझेदार बनाते हैं कि वो अपने भाग की ख्याति की प्रीमियम 1,500 रुपए और अपने हिस्से की जो यथेष्ट पूंजी है वो नगद देगा। जो समस्त साझेदारों की संयुक्त पूंजी की 1/3 होगी। संयुक्त साझेदारों की संयुक्त पूंजी की 1/3 होगी। तरुण का पूंजी खाता बनाइए। हमें यहां पर तरुण का पूंजी खाता बनाना है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इस प्रश्न को। प्रश्न में क्या दिया है? वे अरुण और वरुण है, ठीक है। और अरुण और वरुण और इनकी पूंजी है 8,000 और 4,000, और उन्होंने तरुण को साझेदार बनाया है जो कि ख्याति की राशि जो 1,500 रुपए है वो ला रहा है, नगद ला रहा है। लेकिन जो पूंजी है वो पूंजी अरुण और वरुण की जो पूंजी होगी संयुक्त, उसका 1/3 लेकर आएगा। तो हमें तरुण का पूंजी खाता बनाना है, ठीक है। तो हम तरुण का पूंजी खाता बनाते हैं। यहां पर हमारे सामने आ जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई झंझट नहीं है, छोटा सा प्रश्न है। टेक्निकल प्रश्न दे दिया उन्होंने। तो तरुण का पूंजी खाता बनाना है हमें। विवरण, राशि, विवरण और राशि। चलिए, तरुण्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। सबसे पहले अब यहां पर जो तरुण है नया साझेदार है। तरुण कितनी पूंजी लेकर आ रहा है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जो तरुण की जो पूंजी है, तरुण की पूंजी, तरुण की पूंजी कितनी होगी? अरुण और वरुण की संयुक्त पूंजी का 1/3। अरुण व वरुण की संयुक्त पूंजी का 1/3। तरुण की पूंजी कितनी होगी? अरुण और वरुण की संयुक्त पूंजी का 1/3। मतलब अरुण और वरुण की पूंजी को जोड़ेंगे और उसका 1/3 निकालेंगे, वो होगी तरुण की पूंजी। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए अरुण और वरुण की पूंजी चाहिए, ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं अरुण की पूंजी। तो अरुण की पूंजी कितनी है? प्रश्न के अनुसार अरुण की पूंजी कितनी है? 8,000। ये हमने लिख दिया 8,000। और वरुण की पूंजी कितनी है? वरुण की पूंजी है 4,000। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। अरुण की पूंजी 8,000, वरुण की पूंजी 4,000। इसमें तरुण के द्वारा जो प्रीमियम राशि लाई जा रही है 1,500 रुपए, उस 1,500 रुपए को भी हमें यहां पर ऐड करना है। उसके बाद उनकी नई पूंजी जुड़ जाएगी। अब 1,500 रुपए अरुण और वरुण को जोड़ना है। तो अरुण और वरुण का प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात इस प्रश्न के अंदर नहीं दिया है। इसका मतलब बराबर बराबर है।
और मैंने पहले भी बताया है कि जब पुराना अनुपात दिया हो, नए साझेदार का केवल हिस्सा दिया गया हो, इसके अलावा त्याग और प्राप्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो, तो पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात माना जाता है। तो पुराना अनुपात बराबर बराबर है, इसलिए उनका त्याग भी बराबर बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अरुण और वरुण के पूंजी खाते में हम क्या करेंगे, 750 और 750 रुपए जो गुडविल है ये हम और जोड़ देंगे। प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जुड़ जाती है। तो 1500 रुपए जो तरुण के द्वारा प्रीमियम राशि लाई जा रही है वो उनके पूंजी खातों में हमने जोड़ दी। तो अब अरुण की पूंजी कितनी हो गई, 8750। वरुण की पूंजी कितनी हो गई, 4750। दोनों की संयुक्त पूंजी कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12, 13500। ये दोनों की क्या हो गई, अरुण व वरुण की संयुक्त पूंजी। संयुक्त पूंजी मतलब दोनों की पूंजी को हमने जोड़ दिया। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग अरुण व वरुण की संयुक्त पूंजी का 1/3 किसकी होगी, तरुण की पूंजी होगी। मतलब 13500 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15। तो तरुण की पूंजी कितनी हो गई, 4500 रुपये निकल आई। अब हम यहां लिख सकते हैं बाय कैश अकाउंट 4500, फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1500, 4 5 और 1 6000, टू बैलेंस कैरी डाउन 6000 6000। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये तो हमने बांट ही दिया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट तरुण कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। बस हमारा जो प्रश्न है वो यही खत्म हो जाता है 4500 रुपए में। मतलब यहां पर हमारे से केवल इतना पूछा है कि तरुण की पूंजी निकालना है, तो तरुण की पूंजी निकाल आई 4500 और हमें उसका पूंजी खाता बनाना है। तो यथेष्ट जो पूंजी है तरुण की, जो यथेष्ट पूंजी है मतलब अरुण और वरुण की संयुक्त पूंजी का 1/3। तो अरुण और वरुण की संयुक्त पूंजी कैसे निकाली हमने, अरुण की पूंजी 8000, उसमें जो प्रीमियम राशि है वो जोड़ दी तो 8750। वरुण की पूंजी 4000, उसमें प्रीमियम राशि 750। टोटल संयुक्त पूंजी 13500 होगी। संयुक्त पूंजी का 1/3 तरुण की पूंजी 4500, तो 4500 रुपये नगद लाया वो उसकी पूंजी खाते में जमा हो गया। और जो प्रीमियम राशि है वो प्रीमियम राशि हमने अरुण और वरुण के पूंजी खाते में जमा हो गई। हमें केवल यहाँ पर तरुण का पूंजी खाता बनाना था, तो तरुण के पूंजी खाते में केवल उसकी पूंजी आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यह प्रश्न बहुत छोटा लेकिन टेक्निकल प्रश्न है और अच्छा प्रश्न था। चलिए इसके आगे और देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, एक फर्म का औसत लाभ 66,000 रुपए है, 66,000, और पूंजीकरण की दर 12% है। फर्म की विविध संपत्तियां और दायित्व 7,50,000 और 3,50,000 रुपए है। ख्याति की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर ख्याति निकालना है, गुडविल निकालना है। तो कौन सी विधि से, पूंजीकरण विधि से निकालना है। देखिए अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने के लिए बोला गया है।
तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया है, औसत शुद्ध लाभ नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन है, 28। ठीक है, तो पहले नंबर पर हमारे सामने है औसत शुद्ध लाभ, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 66,000। सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या है, पूंजीकरण की दर 12%, पूंजीकरण की दर 12%। इसके बाद थर्ड नंबर पर दिया है विविध संपत्तियां और दायित्व। तो जो विविध संपत्तियां हैं वो कितनी है, विविध संपत्तियां है 7,50,000। और फिर विविध जो दायित्व हैं वो है 3,50,000। हमें क्या निकालना है, हमें पता करना है ख्याति। 28 नंबर के क्वेश्चन में हमारे सामने ये जानकारी है। अब हमें ख्याति की गणना करना है, ख्याति का कैलकुलेशन करना है। कौन सी विधि से, पूंजीकरण विधि से। अब पूंजीकरण विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें अधिलाभ ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर फॉर्मूले लिखते जाता हूं और उससे आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1, अधिलाभ। ठीक है, अधिलाभ का पूंजीकरण से हमारे पास क्या निकल आएगी, ख्याति निकल आएगी। यदि हम उल्टा भी चलते हैं, चलिए आपको जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं, एकदम डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमारे से पूछा गया है कि ख्याति निकालिए। अब ख्याति का फॉर्मूला क्या है, पूंजीकरण विधि से। तो अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर, इससे ख्याति निकल आएगी। ठीक, तो यहां पर ये जानकारी दे दी और उसके अनुसार बोला है कि ख्याति निकालिए। हमने ख्याति का फॉर्मूला निकाला पूंजीकरण विधि से। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने के लिए अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। अब हमें क्या चाहिए, यहां पर 100 है, लाभ की दर 12 है, लेकिन अधिलाभ है क्या, अधिलाभ नहीं दिया गया है। चलिए ठीक है, अब हम अधिलाभ निकालते हैं। तो हमें यदि अधिलाभ चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या है, औसत शुद्ध लाभ, औसत शुद्ध लाभ ऋण सामान्य लाभ। ठीक, अधिलाभ निकालने का सूत्र है औसत शुद्ध लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत शुद्ध लाभ है 66,000, लेकिन क्या आपके पास सामान्य लाभ है, नहीं है। सामान्य लाभ कैसे निकलेगा, विनियोजित पूंजी का 12%। तो अब हमें क्या निकालना है, मैं यदि सामान्य लाभ का फॉर्मूला लगाता हूं तो सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। ठीक, अब सामान्य लाभ निकालने के लिए हमने लिखा विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। अब आपके पास विनियोजित पूंजी होना, लाभ की दर तो 12% दी गई है, विनियोजित पूंजी है क्या, नहीं है। तो विनियोजित पूंजी कैसे निकलेगी, 4 नंबर पे फिर हम लिखेंगे विनियोजित पूंजी बराबर, पूंजी कैसे निकलती है, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। अब हमारे पास संपत्तियां हैं, दायित्व है, तो दायित्व और पूंजी को इसके बराबर होती है
संपत्ति के बराबर होती है। तो संपत्ति में से दायित्व माइनस करेंगे तो पूंजी निकल आएगी। तो हमारे पास संपत्तियां ऋण दायित्व क्या निकल आएगी, पूंजी निकल आएगी। संपत्तियां कितनी हैं, 7,50,000, दायित्व है 3,50,000। तो कितना हो गया, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 4 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। मतलब विनियोजित पूंजी कितनी हो गई, 4 लाख रुपए। अब विनियोजित पूंजी आ गई 4, यहां फॉर्मूला लगा दो, 4 लाख गुणित 12/100, 4 चौक 48,000 रुपए आ गया। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ यहां लिख दिया 48,000 रुपए। कितना हो गया, 16, 66,000 और 48,000 माइनस किया, ठीक है, तो 18,000। 18,000 क्या आ गया, अधिलाभ आ गया। यहां पर हम लिखेंगे 18,000 गुणित 100/12, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1500 गुणित 100 मतलब 1,50,000 रुपए। ये आ गई हमारी ख्याति, 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो पहले हमने लिखते चले गए और लास्ट में हमें जो मिला उससे 2 सेकंड भी नहीं लगे हमें ख्याति निकालने में। हमने पहले ख्याति का फॉर्मूला लिखा, अधिलाभ गुणित 100 लाभ की दर। तो लाभ की दर हमारे पास 12% थी, लेकिन अधिलाभ नहीं था। अधिलाभ का फॉर्मूला लिखा, औसत शुद्ध लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत शुद्ध लाभ है लेकिन सामान्य लाभ नहीं है। सामान्य लाभ का फॉर्मूला लिखा, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी हमारे पास लाभ की दर है लेकिन विनियोजित पूंजी नहीं है। विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला लिखा, संपत्ति ऋण दायित्व। हाँ, तो संपत्ति 7.5 ऋण दायित्व 3.5, तो हमारे पास विनियोजित पूंजी आ गई। अब हमने यहाँ विनियोजित पूंजी रखी तो सामान्य लाभ आ गया, सामान्य लाभ यहाँ लिखा तो अधिलाभ आ गया, अधिलाभ यहाँ लिखा तो हमारे पास ख्याति आ गई और हमारा ख्याति का मूल्य आ गया हमारे पास 1,50,000 रुपए। यह आ गया हमारा आंसर। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एक फर्म की पूंजी है 6 लाख रुपए, फर्म का औसत लाभ 60,000। ऐसे व्यापार का पर 7.5% आय अपेक्षित है, मतलब ये लाभ की दर है। अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालिए। बस यही गई सेम, हमें अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालना है। तो अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य कैसे निकलेगा, चलिए इसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सेम यही का यही प्रश्न है। क्या दिया है, फर्म की पूंजी नंबर 1, विनियोजित पूंजी कितनी दी गई है, 6 लाख रुपए। फिर है फर्म का औसत शुद्ध लाभ 60,000, औसत शुद्ध लाभ 60,000। फिर है लाभ की दर 7.5%। हमें क्या निकालना है, ख्याति की गणना करना है। अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इस आधार पर हमें ख्याति निकालना है। सबसे पहले तो हम, जैसे अभी हमने लिखा था, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 लाभ की दर।
अब आपके पास अधिलाभ है क्या? नहीं है। अब यदि हम अधिलाभ निकालने जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अधिलाभ बराबर औसत शुद्ध लाभ ऋण सामान्य लाभ। अब हमारे पास औसत शुद्ध लाभ कितना है? 60,000। सामान्य लाभ है क्या? सामान्य लाभ नहीं है। अब हम सामान्य लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी है क्या? बिल्कुल है। विनियोजित पूंजी है 6 लाख। लाभ की दर है क्या? बिल्कुल है, 7.5% गुणित 100। दशमलव को हटाएंगे तो 1 और बाकी के अंक की 0, मतलब ये कितना हो गया? 75 हो गया। ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना बचा? 600 गुणित 75। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 पंजे 30, 6 साते 42 और 3 45। सामान्य लाभ कितना आ गया? 45, यहाँ लिख देंगे। अधिलाभ आ गया 15,000, यहाँ मान रख देंगे 15,000 गुणित 100 बटे 7.5। तो 7.5 का 2 गुना होता है 15, तो 2,000 गुणित 100 मतलब 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए हमारी क्या आ गई? ख्याति आ गई। ये वेरी सिंपल। अभी जैसे हमने किया था सेम वही के वही फॉर्मूले से हमने हमारी ख्याति निकाला, 2 लाख रुपए। यह आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का 30 नंबर। बसंत और विष्णु का चिट्ठा दिया गया है। पूंजी, लेनदार, देवी पत्र, भवन, फर्नीचर, देनदार, बैंक शेष, रोकड़ शेष। निम्न शर्तों पर उन्होंने विवेक को साझेदारी में प्रवेश दिया। विवेक 1/4 भाग के लिए 15,000 रुपये पूंजी लाएगा। ख्याति का मूल्यांकन 14,000 रुपये किया गया। देनदार पर 5% संचिति का निर्माण किया जाए। भवन और फर्नीचर पर 5% ह्रास काटा जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। बहुत अच्छा प्रश्न। हमें यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाना है और साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे हम। एक छोटा सा पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। और उसी के नीचे हम साझेदारों का पूंजी खाता भी बना। रिवैल्यूएशन अकाउंट
तो पुनर्मूल्यांकन खाते में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इस प्रश्न के अनुसार देनदारों पर 5% संचिति का निर्माण करना है। तो देनदार है 12,000, 12,000 का 5% कितना होगा? 600 रुपए। 12 पंजे 60। ठीक है, तो टू TDR 12,000 का 5%, ये थर्ड वाला पॉइंट, देनदार पर 5% संचिति का निर्माण करना है। तो देनदार है 12,000, 12,000 का 5%, 600 रुपए। इसके बाद भवन और उपस्कर पर 5% ह्रास काटना है। टू एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग 4,000, 4,000 का 5%, 200 रुपए। और इसी प्रकार से एप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सॉरी बिल्डिंग पर कितना है? ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अब जब मन से करने जाते हैं तो बिल्डिंग है हमारा 25,000, 25,000 रुपये का 5%, 25 पंजे 125, मतलब 1,250 रुपये। और फर्नीचर है 4,000 का, 4,000 का 5%, मतलब 200 रुपये। ठीक है, के अलावा कुछ नहीं है। टोटल जोड़ेंगे 12 6 18 2 20, 2,050 बाय लॉस 2,050 ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? बसंत और विष्णु, बसंत और विष्णु। अब ये 2,050 रुपए को हमें इन दोनों के बीच में बांट देना है। या इनका प्रॉफिट शेयरिंग दिया है क्या? नहीं दिया है, बराबर बराबर बांट देंगे। 1,025 और 1,025, ये बन गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। इसी आधार पर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उन्होंने दिया ही है, इसलिए बहुत सिंपल सवाल इसीलिए दिया है, छोटा सा सवाल। ये केवल ये जांचने के लिए कि बच्चों को पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता दोनों साथ में बनाते आता है या नहीं। नहीं तो इस प्रश्न के अंदर वैसा ऐसा कुछ खास नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर बसंत विष्णु पर्टिकुलर बसंत और विष्णु। सबसे पहले बैलेंस ब्राउट डाउन, दोनों की पूंजी लाएंगे 12,000, 13,000। ठीक है, विवेक को भी साझेदार बनाए, सॉरी सॉरी, यहां पर एक पार्टनर और है। ठीक है, हम्म
विवेक भी है। हम्म, 3 पार्टनर है। विवेक, अब आएगा पर्टिकुलर, बसंत, विष्णु और विवेक। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्राउट डाउन कितनी है, 12 और 13। फिर बाय कैश अकाउंट 15,000 रुपये। विवेक कितनी ला रहा है, 15,000। के बाद प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 रुपये का ख्याति का मूल्यांकन किया गया है। तब ख्याति 14,000 रुपये है, ये दोनों में बांटी जाएगी। तो फर्म, ये 14,000 रुपये फर्म की गुडविल है। अब विवेक का शेयर कितना है, 14,000 का 1/4, 4×3 = 12, 4×5 = 20। मतलब विवेक के हिस्से की जो गुडविल है कितनी आ रही है, 3500। और इस 3500 की जो गुडविल है, प्रीमियम राशि है, इसे बसंत और विष्णु ये अपने त्याग अनुपात में बांट लेंगे। अब यहाँ नए पुराने और नए साझेदार के हिस्से के अलावा कोई और जानकारी न होने के कारण उनका त्याग अनुपात हम पुराना ही मानेंगे, और पुराना अनुपात बराबर बराबर है, इसलिए 3500 को ये 1750 और 1750 रुपए में बांट लेंगे। तो बसंत के खाते में 1750, विष्णु के खाते में 1750 रुपए जाएगा। इसके बाद में है प्रॉफिट, कौन सा, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना आया, 1025, 1025। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है, संचय या कुछ नहीं है। टोटल कर दो, 12, 13, 14,775 रुपये, 13, 14, 15,775 रुपये, और ये 15,000। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, 14,775, 15,775 और 15,000। बस ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता सिंपल है, देनदारों पर प्रावधान, बिल्डिंग पर ह्रास, फर्नीचर पर ह्रास, और ये पूरी तरह से लॉस आया 2050। यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं था, तो हमने बराबर बराबर माना, दोनों में बराबर बराबर बांट दिया। फिर पूंजी खाता बनाया, तो बसंत, विष्णु और विवेक, तो इनकी पूंजी लाए 12, 13। विवेक ला रहा है 15,000, प्रीमियम राशि ला रहा है। तो फर्म की कुल गुडविल है 14,000। 14,000 में विवेक का 1/4 हिस्सा, मतलब 3500 रुपये प्रीमियम राशि हो रही है। 3500 रुपये जो प्रीमियम राशि है वो हमने दोनों में बांट दी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ यदि हम माने कि ख्याति का मूल्यांकन 14,000 रुपये किया गया,
केवल मूल्यांकन किया गया, बाकी ये कुछ नहीं लिखा गया है कि वो ख्याति की राशि नगद ला रहा है या नहीं ला रहा है। अब यदि हम नगद ला रहे हैं ये मानते हैं तो ये प्रश्न इस प्रकार से होगा, और यदि हम मानते हैं कि नगद नहीं ला रहा है, या ऐसा कुछ नहीं लिखा, ख्याति का मूल्यांकन 14,000 रुपये किया गया, अब ऐसी कंडीशन में आप नीचे नोट लिख सकते हैं कि यह माना गया कि विवेक के द्वारा ख्याति नगद लाई गई, और या फिर आप यदि ये लिखते हैं कि विवेक के द्वारा ख्याति नगद नहीं ली गई, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, टू इन दोनों का पूंजी खाता, विवेक का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसके नाम से, बसंत के खाते से और विष्णु के पूंजी खाते से। तो यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से करना, तो यहाँ पर हम एक नोट लिख देते हैं, इसको इसमें एक नीचे नोट लिख देना कि विवेक के द्वारा प्रीमियम राशि नगद लाई गई, ये माना गया। विवेक ब्राउट विवेक के द्वारा गुडविल नगद लाई गई, तो हम ऐसा लिखेंगे, गुडविल ब्राउट इन कैश बाय विवेक। ये आपको नीचे ऐसा नोट लिखना पड़ेगा, गुडविल ब्राउट इन कैश बाय विवेक, ठीक है। मतलब विवेक के द्वारा गुडविल नगद लाई गई, ये माना गया यहाँ पर, और इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ये हमारी जो सेकंड यूनिट है प्रवेश पुनर्गठन वाली, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है उसके साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।